अभी हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये जानेंगे कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से जो कंटेनर का वाल होता है उससे टकराता है, कोलिजन होता है तो फोर्स एक्सर्ट करता है और प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी समझेंगे। इसके लिए हमने एक क्यूबिकल कंटेनर बनाया है। आप फिगर में देखेंगे एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसके साइड का लेंथ है L। तो ये कहेंगे कंसीडर a cubical container of side length L. Side length L. Also consider a molecule traveling with velocity v is equal to vx I cap vy j cap प्लस vz k cap। ठीक है। अब ये KTG की जो थ्योरी है ये सारी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है। कब कौन सा मॉलिक्यूल किधर से आकर टकराएगा हमें नहीं पता है ना, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो जैसा कि कंटेनर जो है ये सिमेट्रिक है, हर तरफ से क्यूब है तो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री से ये पता हो सकता है कि हर डायरेक्शन में जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे होंगे। किसी मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वल होगा, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि by symmetry all the components of velocity are equal, vx is equal to vy is equal to vz। तो जो नेट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड अगर मान लिया जाए v है तो इसको लिखेंगे vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर का रूट, यानी इसको लिखा जा सकता है √3vx, क्योंकि तीनों कंपोनेंट्स इक्वल हैं। यानी जो vx होगा इसको लिखा जा सकता है v/√3। ठीक है, ये आ गया vx। अब हम जानेंगे कि ये जो कंटेनर है इस कंटेनर का एक वाल पर, ये जैसे वाल ले लेते हैं, ये जो वाल है इस वाल पर कोई मॉलिक्यूल जो है वो कैसे टकराएगा, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी सीखेंगे। तो सपोज ये वाल है और इस वाल पर एक मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस मॉलिक्यूल का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है vx। ठीक, और ये जब ये टकरा कर वापस लौटेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी vx, उतना ही। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि सारे कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक होंगे तो ये जो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसका स्पीड भी चेंज नहीं होगा, है ना। अच्छा, चूँकि ये जो वाल है वो yz प्लेन में है तो उसका जो नॉर्मल होगा x डायरेक्शन में होगा, और इसलिए इस मॉलिक्यूल पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हमेशा x डायरेक्शन में ही एक्सर्ट करेगा, और इसलिए मॉलिक्यूल का x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज होगी, x डायरेक्शन वाला मोमेंटम चेंज होगा। y और z डायरेक्शन में मोमेंटम इसका नहीं चेंज होगा, है ना। तो ये निकालेंगे हम लोग चेंज in momentum, change in momentum of a molecule in one collision। एक कोलिजन के बाद
इसका जो मोमेंटम चेंज होगा फाइनल mvx लिखेंगे। जैसा देखेंगे फाइनल इसका vx वेलोसिटी है तो मोमेंटम mvx, और इनिशियल है निगेटिव x डायरेक्शन में तो लिखेंगे माइनस mvx। ये कुल मिलाकर हो गया 2mvx। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं कि एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब हम ये पता करेंगे कि कितने इंटरवल पर ये बार बार इस वाल से टकरा रहा होगा, है ना। टाइम इंटरवल इन बिटवीन consecutive collisions on wall। तो ये जो मॉलिक्यूल है आप देखेंगे कि जब यहाँ से एक बार टकराने के बाद चलेगा तो ये जाएगा पहले इस वाल पर, फिर वहाँ से टकराकर वापस आएगा, तब दोबारा टकराएगा। तो इस वाल से एक बार टकराया, फिर दूसरी बार टकराने के बीच में कितना का इंटरवल है, तो उतने देर में आप देखेंगे क्योंकि इसका साइड लेंथ L है तो L डिस्टेंस ये जाएगा, फिर L डिस्टेंस आएगा, तब दोबारा टकराएगा, है ना। तो ये जो टाइम है इसको कहा जा सकता है कि डिस्टेंस टू L बाय स्पीड vx। ठीक, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये टाइम पीरियड है, हर इतने टाइम पीरियड के बाद मॉलिक्यूल जो है टकरा रहा होगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, या यूं कह लें कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, है ना। तो ये नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड जो होगा, अगर मैं इसको टाइम पीरियड कहता हूँ तो नंबर ऑफ कोलिजन की तरह से फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि 1/t यानी vx/2l ये हो गया। तो अब देखेंगे कि एक सेकेंड में इतने कोलिजन होते हैं और एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज होता है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में टोटल कितना मोमेंटम चेंज होगा। तो अब देखेंगे कि एक मोमेंटम में 2mvx मोमेंटम चेंज होता है, जबकि एक सेकेंड में कोलिजन कितने होते हैं, इतने। तो नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया mvx² l इज इक्वल टू m। vx का वैल्यू अब देखें यहाँ से, तो यहाँ पर हमने निकाला था vx का वैल्यू आया था v/√3, तो ये v/√3 रख देंगे जहाँ v नेट वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा mv²/3l। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल पर सेकेंड, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज इतना हो रहा है। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ all the molecules पर सेकेंड, है ना। ये तो एक मॉलिक्यूल का हुआ, अब अपने पास n मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक मॉलिक्यूल का आएगा mv²/3l, तो हम लिखेंगे mv1²/3l। v1 इसलिए क्योंकि सबका स्पीड इक्वल नहीं है, किसी का v1 है, किसी का v2 है, किसी का v3 है ना। तो सबका मोमेंटम को हम लोगों ने जोड़ा। ऐसे अगर n मॉलिक्यूल होंगे तो mvn²/3l ये होगा। ये सारे मॉलिक्यूल जितने भी थे n मॉलिक्यूल से, सबका चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हमने जोड़ दिया। ठीक, अब इसको जो है
थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m/3l इंटू m/3l कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। ठीक, अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इसी को फोर्स कहा जाता है। सो फोर्स exerted by gas on the wall of container is equal to m/3l into v1 square v2 square v3 square plus vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, है ना, ये लिखेंगे। अब n से हम लोग डिवाइड करेंगे और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। बस ये हो जाएगा कि जो फोर्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू n डिवाइडेड बाई 3l इंटू, अब ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं Vrms का स्क्वायर, है ना। चूंकि जो RMS स्पीड होता है उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर बाई n का रूट, ये RMS वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर रूट नहीं है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया फोर्स, है ना। अब अगर हमें निकालना हो कि ये जो फोर्स होगा ये हो जाएगा ऐसे। अगर हमें निकालना हो प्रेशर, प्रेशर exerted by gas on the wall, तो इसको लिख सकते हैं प्रेशर को फोर्स बाई एरिया, जबकि एरिया हमें पता है कि एल स्क्वायर होगा क्योंकि हमने क्यूबिकल कंटेनर ले रखा है। तो इसको लिखेंगे m इंटू एन बाई 3l³ इंटू Vrms का स्क्वायर। ठीक, तो ये जो प्रेशर है m इंटू एन बाई 3v इंटू Vrms का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर का वैल्यू, वेयर m इज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और v जो है ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और गैस। ठीक, तो ये आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि m इंटू एन जो है उसको लिखा जा सकता है m0 डिवाइडेड बाई 3v और Vrms को लिख सकते हैं 3RT/m। ठीक, जहाँ पर m0 क्या है, अगर m एक मॉलिक्यूल का मास है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि P इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई m इंटू RT/v हो जाएगा। ठीक, तो P ये हो गया मास ऑफ गैस बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो अल्टीमेटली ये नंबर ऑफ मोल्स बताएगा, है ना। मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट,
ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ रख देंगे। तो एक्चुअली में ये आइडियल गैस इक्वेशन आ गया अगर आप देखें तो, है ना। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू, अगर इनको एडजस्ट करें, एम नॉट बाई वी हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी इंटू आर टी बाई एम। तो प्रेशर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये हो गया, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है लेकिन हम लोग याद ऐसे रखते हैं। और ये हो गया प्रेशर का वैल्यू। तो एक गैस क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है। किसी गैस में खूब सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं जिग जैग पाथ पर, ठीक। और मोशन के दौरान वो कई बार एक दूसरे से टकराते हैं या कंटेनर के वाल से टकराते हैं, है ना। तो उस टाइम में क्या होता है कि कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उनको कहा जाता है फ्री पाथ, है ना। और कई सारे कोलिजन्स में जो फ्री पाथ होते हैं उनका एवरेज निकालते हैं तो उसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ। तो वही मीन फ्री पाथ के बारे में हमें अभी समझना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि किस तरह से मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हमने कही उसको एक बार नोट डाउन करते हैं, लिखेंगे। ए गैस इज collection of large number of molecules which are in continuous random motion on zigzag path during their motion they collide with other molecules and wall of container. The distance traveled by molecules during the relaxation time, और कह सकते हैं between successive collisions is called free path, है ना। मतलब दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है मॉलिक्यूल उसको फ्री पाथ कहा जाता है। और फ्री पाथ जो है वो इक्वल नहीं होते, है ना। दीज फ्री पाथ्स आर different in different relaxation period,
ठीक है। तो जो मीन फ्री पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, इनका जो एवरेज होता है उसको मीन फ्री पाथ कहा जाता है। मीन फ्री पाथ होता है, इट इज एवरेज डिस्टेंस traveled by a molecule measured as the mean or average of large number of free paths, है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल है कि कभी इधर गया फिर ऐसे गया, है ना, इस तरह से इसका रैंडम मोशन हो रहा है, कभी इधर चला गया कभी इधर आ गया, तो इसका जो फ्री पाथ्स हैं, फ्री पाथ्स का मतलब हो गया जैसे पहले मुड़ने से पहले λ1 चला, फिर λ2 चला, फिर λ3, फिर λ4, है ना। तो लैम्डा जो होगा ये हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, ऐसे जितने भी कोलिजन होंगे सबके बीच में फ्री पाथ को ऐड करेंगे। अगर n कोलिजन हुए तो n से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये होता है मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट करना हो तो उसमें दो एजम्पशंस लिए जाते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। अब इसमें जो है कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन these assumptions। अब ये assumptions क्या है, ये assumptions लिख लेते हैं, है ना। तो assumption ये होता है कि a gas molecule is perfectly spherical। परफेक्टली स्फेरिकल। दूसरा एजम्पशन ये है कि all the molecules are at rest except one molecule whose mean free path has to be calculated। ठीक है, तो जिसका मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना है सिर्फ वो चल रहा है, बाकी सब जो है वो रेस्ट पर है। ठीक। और तीसरा पॉइंट ये है कि ए मॉलिक्यूल कैन कोलाइड to all the molecules in a line of cylinder of diameter
2D where d is diameter of a molecule। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो तीसरा पॉइंट हमने देखा, ये तीसरा पॉइंट ये बताता है कि जैसे देखेंगे यहाँ फिगर बनाया हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल जो हमने दिखाया रेड कलर का है ना, ये रेड कलर का जो मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर है d, इसके बगल में और दो मॉलिक्यूल हैं, इनका डायमीटर भी है d। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कहा गया कि 2D डायमीटर का एक सिलेंडर बनाएंगे यहाँ पर, है ना। आप देखेंगे एक सिलेंडर बनाया हुआ है ना, जिसका ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है ब्लू कलर से। ये तो इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे ये टकरा सकता है ना। तो अब देखेंगे कि t टाइम में ये जो मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल v वेलोसिटी से इधर जा रहा हो तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? vt। यानी कि t टाइम में vt लेंथ का ये जो सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे टकराएगा। तो अभी हमें क्या करना है? हमें पता करना है कि t टाइम में कितने मॉलिक्यूल से ये टकराएगा। ठीक, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट n इज नंबर ऑफ molecules पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ molecules इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर of diameter 2D and length VT, है ना। अब देखेंगे जो क्वेश्चन था, इस यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया था, इस फिगर में लेंथ लिया था हमने VT और डायमीटर लिया था 2D। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर था 2D, तो रेडियस हो जाएगा d, पाई d स्क्वायर इंटू लेंथ vt। ये हो गया उस सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, इंटू n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने वॉल्यूम में टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वॉल्यूम ऑफ लेंथ vt एंड डायमीटर 2d। ठीक, अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हों, सारे मॉलिक्यूल से वो टकराएगा, है ना। तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे टकराएगा, तो कुल कोलिजन कितने होंगे? सो total number of collisions in time t is equal to pi d square into vt into n। जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने कोलिजन भी हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमें मीन फ्री पाथ निकालना हो, सो मीन free path is equal to lambda is equal to distance traveled in t time or t seconds divided by number of collisions इन टाइम t। ठीक, तो डिस्टेंस तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस टोटल कितना चलेगा। ये जो मॉलिक्यूल है t टाइम में vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचेगा। ठीक,
तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा VT डिवाइडेड बाई ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है T टाइम में, तो पाई डी स्क्वायर इंटू VT इंटू N। ठीक, अब इसमें से जो है यहाँ पर पाई डी स्क्वायर है, तो आप देखेंगे कि VT और VT कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाई पाई डी स्क्वायर N। ये मीन फ्री पाथ आया। ठीक, अब जो है ये डेरिवेशन हमने किया है कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो है रेस्ट पर मान करके। ठीक, इफ ऑल अदर molecules are also in motion, है ना। इसमें तो क्या किया था, दूसरे मॉलिक्यूल्स को हमने रेस्ट पर मान लिया था। अगर आगे दूसरे जो हैं अगर वो मोशन में हो तो लैम्डा का जो वैल्यू आता है वो आता है 1 बाई √2 पाई डी स्क्वायर इंटू N। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको मैक्सवेल ने डिराइव किया था, और इसमें जो है ये हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे कि एक √2 वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें जो डेंसिटी है ना, इसमें जो डेंसिटी है रो, उसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं इसे। डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास जो है, टोटल मास बाय वॉल्यूम होता है। तो टोटल मास को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m इंटू N बाई वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हैं। तो m और ये जो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने n निकाला हुआ है यहाँ पर, है ना। ये जो n का डिफिनेशन बताया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस n का वैल्यू अगर यहाँ रख दें इसमें, तो मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, और वो ये होगा m डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर इंटू रो, है ना। तो मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला आ गया डेंसिटी के टर्म में, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं अगले पेज में, है ना। ये जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आया 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर N, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा 1 बाई m डिवाइडेड बाई √2 पाई डी स्क्वायर इंटू रो, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ गैस, d is diameter of a molecule, N is number of molecules per unit volume, और इसमें जो m है ये है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m।